बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टाइम पीरियड होगा वो 1900 टू 1947 तक का होगा। इसमें हम हिंदू और मुस्लिम टस्सल जो है उसके बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से हिंदी ऑपरेशन हुआ था, हिंदुओं ने ऑपरेशन किया था। यहाँ पर भी टू नेशन थ्योरी को हम एनालाइज कर सकते हैं। हिंदुओं ने ये जताया था कि भाई हम मुसलमानों से एक अलग कौम हैं, ठीक है। तो ये हिंदुओं का जो है ना ऑपरेशन था। और फिर उसके बाद जो है ना वो मुसलमान भी फिर पॉलिटिक्स में आए, उन्होंने भी अपने राइट्स वगैरह क्लेम किए। तो फिर ये एक लंबी कहानी है, वही हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर यहाँ पर एक शुद्धि मूवमेंट होती है, ठीक है। इसका मकसद होता है ताकि हम प्योर इंडिया बना सकें, एक ऐसा इंडिया जिसमें बिल्कुल मुसलमान ना हो। इसमें वायलेंट मींस का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि उनके घरों में घुसना और जो है ना जो थोड़े बहुत से लोग हों उनके ऊपर हमला कर देना। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो इसके जो है ना वो शुद्धि मूवमेंट के अंदर हो गई थी। और इसका जो बंदा था, लीडर था, वो उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। तो इनका काम यही था कि ये फोर्सफुली कन्वर्ट करते थे लोगों को, मुसलमानों को हिंदू बनाते थे। और जो है ना इनका जो एक था ना हिंदू महासभा, ये एक इनकी जो है ना वो एक कलेक्टिव, इनकी जो है ना कंसेंसस की जो है ना एक वो थी जिसमें ये लोग मशवरेबाजी किया करते थे, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एक ग्रुप बोल सकते हैं। तो इसमें ये मुसलमानों के अगेंस्ट जो है ना वो पॉलिसीज़ बनाया करते थे, ठीक है। तो ये इनका जो है ना काम थोड़ा सा इन्होंने अपना जो है ना वो शुरू किया हुआ था ख़राब काम। फिर हम देखते हैं संगठन। संगठन क्या चीज़ है? जो संगठन प्रोग्राम है, इसके अंदर मुसलमानों को इकोनॉमिकली और सोशली आइसोलेट कर दिया गया। बोला भाई आप लोग जो है ना वो हम आपको ना जॉब देंगे ना ही हम आपसे बातचीत करेंगे, मतलब उल्टा उनके खिलाफ जो है ना वो ऑपरेशन शुरू किए हुए थे इन्होंने, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना ये मुसलमानों के खिलाफ हो रही थी। तो फिर अलीगढ़ ने और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने और MAO कॉलेज यानी कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इन्होंने प्लान बनाया कि हम वायसरॉय से मीटिंग करेंगे, ठीक है ना। और सर आगा खान, इनको जो है ना यहाँ पर भेजा गया। इन्होंने फिर अपने जो है ना लोगों को ऑर्गेनाइज किया और फिर यहाँ पे इन्होंने शिमला डेपुटेशन जो है ना वो भेजा। और उन्होंने जाकर लॉयड जॉर्ज से मुलाकात की थी। और लॉयड जॉर्ज कौन थे? ये एक जो है ना लिबरल पार्टी थी यूके के अंदर। तो ये जो है ना वो इसकी जो आइडियोलॉजी थी इस पार्टी की, वो यही थी कि भाई जो है ना सेल्फ डिटर्मिनेशन दिए जाएं, लोगों को राइट्स दिए जाएं, उनके जो है ना फंडामेंटल राइट्स उनको दिए जाएं। तो इन्होंने भी यही सोचा कि हम जो इंडियंस हैं उनको जो है ना उनके राइट्स वगैरह देंगे, क्योंकि लिबरल लोग थे, इनकी आइडियोलॉजी थी। तो इंडियंस को इन्होंने राइट देने की बात की, ठीक है। तो फिर यही हुआ 1906 में सर आगा खान जो है ना वो शिमला डेपुटेशन को लेकर गए यहाँ पर। इसी के दरमियान में एक चीज़ जो आई थी जिसका नाम था पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ये क्या था ये मामला इसका, पार्टीशन ऑफ बंगाल का। और ये 1905 में हुआ था और 1911 में ये रिवर्स हो गया था। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि जो बंगाल है इसमें जो वेस्ट है यहाँ पर हिंदू है और यहाँ पर 54 मिलियन इनकी पॉपुलेशन है। जबकि जो ईस्ट इलाका है यहाँ पर मुस्लिम्स, और यहाँ पर 31 मिलियन पॉपुलेशन इन मुस्लिम्स की है, ठीक है। तो अब क्या होता है, लॉर्ड क्रूजन, तो लॉर्ड क्रूजन क्या करते हैं, इसको जो है ना डिवाइड करते हैं, बीच से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये दो अलग अलग गवर्नमेंट्स यहाँ पर बननी शुरू हो जाती हैं। अब क्या होता है, यहाँ के जो हिंदूज होते हैं जो ईस्ट में भी होते हैं कुछ, तो यहाँ पर ये माइनॉरिटी बन गए, ठीक है। इस इलाके में ये जो थे ये माइनॉरिटी बन गए, इसलिए इन्होंने काफ़ी कंप्लेंट्स की कि भाई हमें नहीं चाहिए, ये हटाओ यहाँ से, ये पार्टीशन हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ये पार्टीशन। तो हिंदूज ने काफ़ी जो है ना वो इसको जो है ना वो किया, अपोज किया, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वहाँ पे फिर शिमला डेपुटेशन इन्होंने भेजी थी, सर आगा खान ने, जिनकी हमने बात की। ये सर आगा खान जो थे, शिमला डेपुटेशन को इन्होंने भेजा। और जो इंग्लैंड के अंदर जो आपकी जो लिबरल पार्टी थी उसके साथ इन्होंने जो है ना कहा कि भाई हमें हमें राइट्स दिए जाएं। आप लोग तो लिबरल हो, आप लोग तो दिल के अच्छे हो, आप लोग तो जेनरस हो, तो लिहाजा आप क्या करें, आप हमें भी कुछ राइट्स दें। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम भी लिबरल हैं तो हम लिबरल होने की जो है ना जो है उसको हम साबित भी करेंगे। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट इनने जो है ना डिमांड किया यहाँ पर, ये शिमला डेपुटेशन ने, ठीक है। तो शिमला डेपुटेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फिर अगली डिमांड इनकी यही होती है कि हमारी 1/3 रिप्रेजेंटेशन होगी, वो भी पार्लियामेंट जो है हमारी सेंट्रल लेजिस्लेचर है वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि उस टाइम ये यूनिकैमरल ही था, आप लोगों को पता है यूनिकैमरल जो ये था। तो इसकी वजह से फिर यहाँ पर एक ही हाउस था और यहाँ पर फिर
यहाँ पर इनको 1/3 रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी, तो इसीलिए इन्होंने जो है ना वो भेजा, क्योंकि मुसलमानों को काफ़ी सताया भी जा रहा था। आप लोगों को मैंने बताया आइसोलेशन का शिकार हो गए थे मुसलमान। फिर इन्होंने जॉब कोटा डिमांड किया कि भाई हमें जो है ना जॉब कोटा भी दिया जाए। फिर जो MAO कॉलेज था उसको इन्होंने डिमांड किया कि भाई इसको हमें यूनिवर्सिटी बनाकर दे दो। तो ये सारी डिमांड्स इन्होंने किससे की थी? ये वहाँ पर जाकर ब्रिटिश के अंदर PM से मिले थे, जिसका नाम मैंने आप लोगों को बता दिया, लॉर्ड जॉर्ज। ये ऐसे उल्टे उल्टे नाम इन्होंने रखे हुए हैं, तो खैर क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ें डिमांड की थी, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं 1909 में क्या हुआ था। अच्छा, वो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था वो 1911 में फिर वो रिवर्स हो गया था, ठीक है। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। अच्छा, 1909 में क्या हुआ था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे। उन वो जो डिमांड्स की थी ना इन्होंने शिमला डेपुटेशन के अंदर, उनकी जो है ना उनका जवाब आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये मॉर्ले जो थे ये गवर्नर जनरल थे और मिंटो जो थे ये वायसरॉय थे वहाँ के। तो ये जितनी भी डिमांड्स उन्होंने यहाँ पर एक्सेप्ट की थी, तो उनका जो क्रेडिट जाता है वो सर सैयद अहमद ख़ान को जाता है, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान के अच्छे रिलेशंस की वजह से ये काम हो सका। तो इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आपको सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे हम, 1/3 रिप्रेजेंटेशन भी दे दिया आपको। फिर इन्होंने 16 जो वो थे इंडियन पीपल थे उनको जो है ना ऐड किया, मतलब जो रिप्रेजेंटेशन थी वो बढ़ा दी। फिर क्या हुआ, टोटल जो हिंदू हुए वो 60 हो गए और टोटल जो मुस्लिम्स हुए वो 20 हो गए। तो ये याद रहे आप लोग कि 16 मोर पीपल वर एडेड इन द कांग्रेस ऑफ इंडिया। तो फिर टोटल कितने हो गए, 80 मेंबर्स हो गए यहाँ पर। अच्छा, मुसलमानों की सेपरेट आइडेंटिटी यहाँ पर बन गई। तो यहाँ पर 1906 में एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी कि 1906 में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ था। वो क्या हुआ था कि यहाँ पर जो है ना आपके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ना बनाई गई थी 30 दिसंबर को, ठीक है। नवाब विकार उल मुल्क जो थे वो इसके लीडर थे। और ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या थे कि गुड रिलेशंस विद यूके, फिर प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है। और फिर जो है ना आपका अल्लाह भला करे, फिर गुड रिलेशंस विद हिंदूज, और फिर जो सेक्ट्स हैं उनके बीच में भी आपस में गुड रिलेशंस बनाने, क्योंकि सेक्टेरियनिज्म का जो मामला था वो काफ़ी ख़तरनाक था और जो आपस में सेक्ट्स के इख्तलाफात थे वो बहुत ज़्यादा हद तक पहुँचे हुए थे। इन्होंने मुस्लिम्स को कन्वे किया कि वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन करें, ये इनके सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। अच्छा जी, तो मुस्लिम लीग बन गई। 1909 का भी पीरियड आपने देख लिया कि यहाँ पर जो है ना मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने शिमला डेपुटेशन का जवाब दिया था। इसको हमने डिस्कस वहीं पर क्यों कर लिया, क्योंकि ताकि वहीं पर आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या इन्होंने डिमांड्स की और उन डिमांड्स का फिर क्या जवाब आया, तो ये आप लोगों को वहीं पर क्लियर हो जाए। इसीलिए हमने 1906 का जो टाइम पीरियड है उसको हमने यहाँ पर जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी उसको फिर हमने सेपरेटली डिस्कस किया है, ठीक है। तो 1916 में क्या हो रहा था, 1916 में एक बात आप लोग याद रखें, आप लोगों को याद भी होगी कि वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी बिटवीन यूके एंड जर्मनी, ठीक है। तो यूएसए जो था वो यूके का फिर साथी ही था, इसमें अलाइड पावर्स थे ये दोनों, इसमें फ्रांस भी था इनके साथ। यहाँ पर जो आपके मुस्लिम्स भी थे और हिंदूज भी थे, उन्होंने अपनी मिलिट्री सर्विसेज यहाँ पर दी थी और ब्रिटिश के लिए उन्होंने जाकर वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर सर्व किया था। तो इसी वजह से इतना सर्व करने के बाद तो फिर 1916 में कहा भाई हमने इतना आपका साथ दिया है तो हमारा भी कुछ हक बनता है, हमें भी कुछ राइट्स वगैरह दिए जाएं, ठीक है। फिर से थोड़ी डिमांड्स हो गई, देखें शिमला डेपुटेशन में भी डिमांड हुई, लखनऊ पैक्ट के अंदर भी डिमांड्स हुई। अब आप लोग देखें कि शिमला डेपुटेशन के अंदर कौन सी डिमांड्स हुई और आपका जो ये है आपका लखनऊ पैक्ट है इसके अंदर फिर कौन सी डिमांड्स हुई हैं, दोनों को आप लोगों ने थोड़ा सा कंपेयर भी करना है, ठीक है। अच्छा, ये डिमांड्स जो थी ये कलेक्टिव डिमांड्स थी, ठीक है। इसमें हिंदूज भी थे और मुस्लिम्स भी थे और इन्होंने दोनों ने मिलकर जो है ना ये डिमांड किया। तो इसमें जो कायद आज़म इनके जो मेंबर थे वो इन दोनों के ही थे, ठीक है। मुस्लिम लीग के भी थे और कांग्रेस के भी मेंबर थे वो, ठीक है। यानी कि हिंदुओं की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन थी उनकी। रिप्रेजेंटेशन तो नहीं कह सकते लेकिन ये कह सकते हैं कि हिंदुओं के हाँ भी उनके लिए रिस्पेक्ट थी बहरहाल। तो ये याद रखें कि मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे उस टाइम और आपका जो कांग्रेस है उसके भी वो मेंबर थे, ठीक है। तो इनकी डिमांड्स हम देख लेते हैं, इन्होंने जाकर वहाँ पर डिमांड्स की लखनऊ पैक्ट में कि सेल्फ गवर्नमेंट हमें चाहिए इंडिया के अंदर। ब्रिटिश को कहा कि भाई अब आपका टाइम ख़त्म हो गया है, अब आप यहाँ से भागो। हिंदुओं ने ये एग्री कर लिया मुसलमानों के साथ कि ठीक है हम
जो है ना 1/3 रिप्रेजेंटेशन आपको देंगे और 1/3 मेंबरशिप आपको प्रोविजंस के लिए देंगे। क्या मतलब कि जब तक कोई भी फैसला तब तक नहीं होगा जब तक 75% जो लोग हैं यानी कि 1/3 जो लोग हैं कांग्रेस के अंदर वो उसके हक में फैसला ना दें। ये मुसलमानों की डिमांड थी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि ठीक है, कहा कि आपका जो मुस्लिम लॉ का जो मसला है उसमें तो हम आपको ये राइट देते हैं। मुसलमानों को कहा कि हम आपको 1/4 ऑफ प्रोविजन देने के लिए हम आपको तैयार हैं, लेकिन सिर्फ मुस्लिम लॉ के अंदर। बाकी जो पूरी नेशन के लिए अगर कोई कानून बनेगा तो उसमें फिर ये नहीं होगा कि आपको उसके अंदर भी कोई ना कोई राइट दिया जाए। ठीक है। चौथी डिमांड क्या की इन्होंने कि वेट एज सिस्टम होना चाहिए। वेट एज सिस्टम अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये अभी आप लोगों ने समझ लेना है। फिर बाद में ये लफ्ज़ बार बार आएगा तो फिर बार बार हम आपको नहीं समझा सकेंगे, इसीलिए अभी से आप लोगों ने इसको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है। तो अब देखें, ये एक मुल्क है, ठीक है, यहाँ पर मेजॉरिटी क्या है, हिंदुओं की है मान लें, यहाँ पर जो मिनॉरिटी है मान लें वो मुसलमानों की है। अब जो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन होगी वो इस इलाके में कम होगी, क्योंकि भाई मुसलमान यहाँ पर मिनॉरिटी में है ना, और यहाँ पर हिंदू क्या है, मेजॉरिटी में है, तो इनकी ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपका कांग्रेस के अंदर जो है ना इनकी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, ज़्यादा मेंबर्स इनके होंगे। तो क्या हुआ, अब जब मिनिमम जो है ना जो यहाँ पर जो मिनॉरिटी है ना यहाँ पर उसको इंक्रीज करना, उसकी मेंबरशिप को बढ़ाना कांग्रेस के अंदर, यही जो है ना वो वेटेड सिस्टम का नाम है। ठीक है। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो इन्होंने बात की ना, ये डिनाई कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि हिंदुओं ने कहा ठीक है हम आपकी बाकी बातें तो मानेंगे, लेकिन ये बात हम आपकी नहीं मानेंगे, तमाम चीज़ें आपको देंगे, लेकिन जो आपका सेपरेट इलेक्टोरेट है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, वो हम आपका नहीं मानेंगे। ठीक है, कायदे आज़म ने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, और मोहम्मद अली जौहर और अलामा इकबाल ये दोनों जो थे ये कायदे-आज़म से नाराज़ भी हो गए इस फैसले के ऊपर। अब हम देखते हैं कि अगली इनकी क्या डिमांड थी। अगली इनकी डिमांड ये थी कि अब जो राइट्स ऑफ गवर्नमेंट हैं वो क्या-क्या हैं, तो वो जो है ना आपका अल्लाह भला करे ये, तो यहाँ पर जो प्रोविंशियल लेवल होगा आपका उसमें आपको हेल्थ, एजुकेशन और सेल्फ गवर्नमेंट, साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर था जितना भी, उस पर जो राइट है वो सारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिया जाए, और फेडरल गवर्नमेंट के पास ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस उसके कब्जे में हो, मतलब पुलिस उसके अंडर हो, और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो इख्तियार होगा वो भी फेडरल गवर्नमेंट को होगा। ये राइट्स ऑफ गवर्नमेंट ये डिमांड इन्होंने की थी। ठीक है, 1991 में आप लोगों को पता है वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हो गई थी, तो फिर उसके बाद कहा इन्होंने कि ठीक है इन्होंने हमारी मदद की है, ब्रिटिश ने कहा, तो फिर जो है मॉन्टेज चम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आते हैं और इनकी कुछ बातें मान ली जाती हैं। सबसे पहली बात इनकी जो बाई कैमरलिज्म की बात करता है कि भाई अब जो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा वो बाई कैमरल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसके अंदर आपका 2 हाउसेस होंगे, एक आपका जो है ना वो पार्लियामेंट होगा और एक आपका सेनेट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो ये पार्लियामेंट होता है इसको हम लोअर हाउस कहते हैं, और जो आपका सेनेट होता है इसको हम सेनेट कहते हैं। लेकिन जो प्रोविंस जितने भी होंगे उसके अंदर जो है ना वो यूनिकैमरल सिस्टम ही होगा, वहाँ पर 2-2 हाउसेस नहीं होंगे। ठीक, तो जो लोअर हाउस था उसके अंदर क्या हुआ कि इंडिया की 145 मेंबरशिप थी, और कहा कि भाई हम आपकी जो इंडियंस की जो मेंबरशिप है उसको 145 तक हम बढ़ा देंगे, और इसके अंदर इन्होंने 145 तक इसको ले गए। आप लोगों ने देखा पहले 80 मेंबर्स थे, अब इनकी जो है ना जो रिप्रेजेंटेशन थी उसको बढ़ाकर 145 कर दिया। कहा ठीक है आप लोगों को हम सेपरेट इलेक्टोरेट भी देंगे, ये भी इन्होंने बात मान ली। अब जो बात वो थी क्या कहते हैं सेल्फ गवर्नमेंट की, वो बात नहीं मानी, लेकिन जो ये आपका सेपरेट इलेक्टोरेट था ये इन्होंने मान लिया कि भाई आपको अलग अलग इलेक्शन आपके देते हैं, कोई मसला नहीं है। जबकि आप लोगों को याद है कि लखनऊ पैक्ट के अंदर हिंदुओं ने क्या किया था, हिंदुओं ने मुसलमानों की ये बात नहीं मानी थी, हिंदुओं ने इसको निगेट किया था। तो ये मॉन्टेज चम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के अंदर मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट की उनकी जो बात थी काफ़ी टाइम से ये लटक रही थी, ये बात मान ली गई, और गवर्नर जनरल जो था वो एक बनाया गया। ठीक है, कहा कि भाई एक बंदा जो है ना वो हमारा भी होगा यहाँ पर। अब देखें पूरी की पूरी जो आपकी जो वो थी, तो अब जो 2 हाउसेज़ हैं ना हमारे पास, आपकी जो पार्लियामेंट है और सेनेट है, इन दोनों के अंदर ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन दे दी, आप लोगों ने देखा 145 तक बढ़ा दिया, लेकिन एक बंदा ऐसा भी बिठा दिया गया यहाँ पर गवर्नर जनरल, जिसके पास वीटो पावर का होगा। कोई भी बिल अगर पास हो रहा है और गवर्नर जनरल ये नहीं चाहता कि ये बिल पास हो, तो वो उस पे वीटो लगा सकता है। ठीक है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपका जो था
वो सैलरी किससे लेगा? वो यूके से आपका सैलरी लेगा। ये भी उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको हम आपका जो है ना वो सैलरी दिया करेंगे। जो राइट्स ऑफ गवर्नमेंट की बात हुई थी, वो देखते हैं क्या किया इन्होंने। सेंट्रल को कहा कि भाई हम आपको डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कस्टम्स और करेंसी रेगुलेशन का जो राइट है, साथ ही साथ जो हमारा रेलवे का जो आपका डिपार्टमेंट है वो भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी कि फेडरल गवर्नमेंट को हम देते हैं। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्या दिया? उनको हेल्थ और एजुकेशन उनको दिया। ठीक हो गया। 1919 में आप लोगों को पता है वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हो गई। जो ऑटोमन अम्पायर था उसके अंदर आप लोगों को पता है खलीफा का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। उस टाइम वहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम थी, तो वो खलीफा था वहाँ का। कौन था? कमाल अता तुर्क। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो फिर क्योंकि आप लोगों को पता है वर्ल्ड वॉर वन के बाद ऑटोमन अम्पायर को तोड़ दिया गया था, और जो ये आपका खलीफा था कमाल अतातुर्क, ये बात नहीं मान रहा था। और इसका सपोर्ट किया किसने? इसका सपोर्ट किया यहाँ पे जो इंडिया में जो मुसलमान थे जितने भी, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम एक खिलाफत मूवमेंट चलाएंगे। इन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाई। और ये आप लोगों को पता है कि जो मोहम्मद अली अंसारी थे, उन्होंने खिलाफत जो है ना वो मूवमेंट स्टार्ट की। खिलाफत कमेटी इन्होंने एक बनाई और एक रैली फिर बनाई। इन्होंने रैली स्टार्ट की कि भाई हम जो है ना वो ब्रिटिश को, ऑटोमन अम्पायर को नहीं गिराने देंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है ब्रिटिश के लिए इन्होंने काफ़ी सर्व किया था वर्ल्ड वॉर वन के अंदर, और ब्रिटिश ने जो है ना मुसलमानों का जो भरोसा था वो जीत लिया था काफ़ी हद तक। इसीलिए उनकी उनकी काफ़ी बातें भी ये लोग मान रहे थे। तो इसी खिलाफत मूवमेंट के अंदर इन्होंने क्या काम किया था कि इन्होंने एक इंडियन डेपुटेशन बनाया था और वो वायसरॉय के पास भेजा दोबारा, और कहा कि भाई हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की हमने, हम आपका साथ नहीं देंगे और चीज़ों में, और बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने उनका बायकॉट किया। उन्होंने कहा कि भाई यूके के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम नहीं खरीदेंगे। गांधी भी था इसमें, और आपका जिन्ना जो था वो भी आपका इसमें शामिल था। ठीक है, तो इन्होंने कहा भाई नहीं, मोहम्मद अली जौहर जो थे वो इस मर्तबा जाकर यूके का जो प्राइम मिनिस्टर था उनसे जाके उन्होंने मुलाकात की है, और अपनी ये डिमांड उनके सामने रखी कि भाई हम आपके जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनका हम बायकॉट करेंगे। तो फिर क्या होता है, एक जलियान वाला इंसिडेंट होता है। लेकिन ये खिलाफत जो मूवमेंट थी ये आप लोगों को पता चल गया। ये खिलाफत मूवमेंट इस तरह से इन्होंने स्टार्ट की थी कि जो आपके अंसारी थे उन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई थी। उन्होंने जो है ना डेलीगेशन भेजा था एम ए जॉनसन से मिलने के लिए। उन्होंने अपना एक डेलीगेशन उन्होंने भेजा था। ठीक है, और इसमें गांधी भी था। फिर इसमें प्रोटेस्टर्स जो थे, काफ़ी जो है ना प्रोटेस्टर्स ने प्रोटेस्ट किया, और ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने जो है ना इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। इसमें भी हिंदू और मुस्लिम्स आपके एक साथ थे। और आपका जो है ना इस इंसिडेंट को हम कहते हैं जलियान वाला इंसिडेंट, जो कि 1919 में हुआ था 13 अप्रैल को। तो फिर बदले में जवाब में ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश ने इनके ऊपर फायर ओपन कर दिया। ठीक है, काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई, काफ़ी लोग मरे। इससे फिर मुसलमान जो थे वो नाराज़ हो गए, ब्रिटिश से नाराज़ हो गए। अपनी नाराज़गी उन्होंने ज़ाहिर करने के लिए क्या किया? कहा कि भाई हम बायकॉट करते हैं ब्रिटिश का, और हम अब हिजरत करेंगे और अफ़गानिस्तान जाएँगे। अपनी जो प्रॉपर्टीज़ वग़ैरह थी वो उन्होंने बेच दी मर्चेंट्स को। ठीक है, तो क्या हुआ कि फिर वहाँ पे जो अफ़गानिस्तान था उसने क्या किया? उसने कहा कि भई नहीं, आप लोग वापस जाएँ, बॉर्डर से ही अपने वापस भेज दिया उनको। काफ़ी इकोनॉमिक लॉस हुआ, काफ़ी लाइफ़ का लॉस हुआ, क्योंकि क्योंकि उस टाइम जो कन्वीनियंस का भी मसला ज़्यादा होता था, इसी वजह से काफ़ी लाइफ़ का भी लॉस हुआ, इकोनॉमिक लॉस भी काफ़ी हुआ। ठीक है? फिर आपका क्या होता है कि 1929 में मोपलाह अपराइज़िंग होता है। ये मोपलाह अपराइज़िंग क्या होता है कि इसके अंदर एक मोपला जो होता है वो एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स लोगों को सुनाता है कि भई वो लोगों के दिलों में एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स जो है ना वो उभारता है। हिंदुओं को मारता है, उनको लूट-मार करता है, उनके साथ जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी होती है वो आप लोगों को पता है फिर डैमेज हो जाती है। ठीक है? फिर 1923 में छोरा-छोरी इंसिडेंट होता है। इसमें क्या होता है कि पुलिस स्टेशन के सामने जो है ना कुछ लोग जमा होते हैं और वो पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं। ठीक है? 22 लोग जो ब्रिटिश के होते हैं वो यहाँ पर मर जाते हैं। गांधी जो होते हैं वो भाग जाते हैं, और हिंदुओं का जो मुसलमानों का जो साथ होता है वो देना छोड़ देते हैं, क्योंकि अब बहुत गड़बड़ कर दी थी इन्होंने, 22 लोगों को मार दिया था। ये छोरा-छोरी इंसिडेंट हुआ था, और ये कब हुआ था? ये आपका 1923 में हुआ था। फिर 1924 का टाइम पीरियड जब आता है तो खिलाफत मूवमेंट जो शुरू हुई थी वो भी ख़त्म हो जाती है। कमाल अतातुर्क जो होते हैं वो खुद ही कहते हैं कि भई मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, खुद ही जो है ना छोड़ देते हैं, और खिलाफत वहाँ पर ख़त्म हो जाती है।
बहरहाल एक बात सामने आती है, मुसलमानों को ये बात पता चलती है कि भाई जो गांधी है उसका अब यकीन हम लोगों ने नहीं करना। एक स्ट्रॉन्ग जो डिस्ट्रस्ट था वो जो है ना मुसलमानों के दिलों में वो शुरू हुआ। ठीक है, 1926 में क्या होता है कि सत्यागढ़, सत्यागढ़ में क्या होता है कि कायद आजम, नेहरू और गांधी ये तीनों मिलते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि भाई हम अब डिमांड करेंगे यूके से काफ़ी चीज़ों की। सबसे पहले तो इनकी ये बात होती है कि भाई अगर हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं रखेंगे तो हम सेल्फ रूल हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेल्फ रूल आप लोगों ने देखा लखनऊ पैक्ट में भी इन्होंने एक साथ मिलकर जो है ना वो सेल्फ रूल का कहा था, लेकिन वो डिमांड नहीं मानी गई। अब इन्होंने कहा कि भाई हमें एक स्ट्रॉन्ग यूनिटी की ज़रूरत है ताकि हम जो है ना वो सेल्फ रूल जो है ना वो ले सकें। ठीक है, एक साथ मिलकर जब काम करेंगे तो आप लोगों को पता है कि फिर ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा यूके के पास और वो हमें आज़ादी दे देगा। ठीक है, और लखनऊ पैक्ट जो था उसको जो है ना इससे फिर रिप्लेस कर दिया गया कि इन्होंने एक दिल्ली प्रपोज़ल बनाया। ठीक है, दिल्ली प्रपोज़ल क्या था? उसके अंदर जिन्ना और नेहरू मिले, इन दोनों ने कुछ बातें डिसाइड की। 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स की होगी सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर, यानी कि आपका जो कांग्रेस है उसके अंदर होगा 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स। थर्ड फोर्थ मेंबर ऑफ जो मेंबर फॉर प्रोविजंस होंगे। आप लोगों को मैंने बता दिया प्रोविजंस का क्या मतलब है, यानी कि कोई भी कानून पास होने के लिए 75%, कोई भी डिसीजन होने के लिए 75% लोगों की इजाज़त चाहिए होगी कांग्रेस के अंदर। तो ये थर्ड फोर्थ किया जाए, कोई भी कानून पास होने के लिए थर्ड फोर्थ मेजॉरिटी जो है ना वो वोट करेगी, जब ही वोट होगा, जब ही बिल पास होगा। ये डिमांड इन्होंने रखी। इस अब ये ऐसी डिमांड इन्होंने क्यों रखी? क्योंकि देखें जो कांग्रेस थी उसके अंदर हिंदूज भी थे और मुस्लिम्स भी थे। ठीक है, कांग्रेस जो था और उसके अंदर ब्रिटिश के भी लोग थे। ठीक है, लेकिन उनके वो वाइसरॉयज थे, गवर्नर जनरल्स थे, वो उन्हीं के होते थे। ठीक है, लेकिन लाजमी सी बात है जो निचले तबके के जो सीट्स होंगी उन पर कौन होगा? उन पे यही आपके जो हिंदूज होंगे और मुस्लिम्स होंगे। तो इनकी जो रिप्रेजेंटेशन थी वो ज़्यादातर थी कांग्रेस के अंदर। ठीक है, अब जब दोनों मिलके होंगे और थर्ड फोर्थ होगा, तब जो ये आपका गवर्नर जनरल जो होता है, जो आपके ब्रिटिश का जो मेंबर होता है, वो आपका कोई कानून रोक नहीं पाएगा। इस तरह से मुसलमानों का और हिंदुओं का जब वो एक साथ मिल जाएँगे, तो फिर उनकी पावर्स एक्सपैंड हो जाएँगी और यूके को उनकी बातें माननी पड़ेंगी। ठीक है? वेटेज सिस्टम ये भी यहाँ पे रखा कि भई जो मुसलमान जहाँ पर माइनॉरिटी के हैं, वहाँ पर उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है कांग्रेस के अंदर वो इंक्रीज़ की जाए। बजाय इसके कि जो मेजॉरिटी के इलाके हैं, वहाँ पर आप मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन जो है ना बढ़ा रहे हो, उसको बढ़ाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी मुसलमान जो है ना वो मेजॉरिटी के अंदर हैं। लेकिन जो माइनॉरिटी का इलाका है, माइनॉरिटी जो है वहाँ पर लोगों की जो सेंट्रल सेंट्रल लेजिस्लेचर की जो सीट्स हैं उनमें इज़ाफ़ा किया जाए, उनको इंक्रीज़ किया जाए। ठीक है? ये फ़ायदा तो होगा इन दोनों को, लेकिन एक और फ़ायदा क्या होगा कि मुसलमान भी जो है ना वो अगर इनके खिलाफ कोई कानून बनेगा तो वो इसको रोक सकेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों की भी थी। ठीक है, ये वेटेज सिस्टम जो था ये इसलिए बनाया गया, इसके अंदर बड़ी गहराई है। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक जो है ना वो मास्टर स्ट्रोक था कायदे आज़म का, इसको मास्टर स्ट्रोक भी कहते हैं। ठीक है, कि हमने जो है ना वो थर्ड फोर्थ रिप्रेजेंटेशन रखनी है ताकि किसी भी किस्म की प्रोविज़न अगर होनी हो तो 75% लोगों की कॉन्सेंट चाहिए ही चाहिए हो। ठीक है, फिर उसके अलावा इन्होंने केपीके और बलूचिस्तान को एक सेपरेट सूबा बनाने के लिए बात की। सिंध को कहा कि सिंध को भी एक अलग सूबा बनाया जाए। ठीक है, सिंध की क्या इंपॉर्टेंस थी कि आप लोग देख सकते हैं कि ये सिंध है मैप के अंदर और यहाँ पर पोर्ट है। इस पोर्ट के ज़रिए समंदर के अंदर आप लोगों को पता है ट्रेड हो सकता है और कराची एक जो है ना वो मार्केट, सेंट्रल मार्केट आपकी बन सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या होता है आपका। ये कायद-ए-आज़म का आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये एक मास्टर स्ट्रोक था। साथ ही साथ कायद-ए-आज़म ने क्या किया कि 5 से 6 फैमिलीज़ भी जो है ना मुसलमानों की उनको कराची भेजा और कहा कि वहाँ पे ताकि डेमोग्राफिक शिफ्ट हो। ठीक है? तो ये डेमोग्राफिक शिफ्ट जब होगा तो फिर क्या होगा कि मुसलमानों की यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी और लाज़मी-सी बात है आप लोगों को पता थर्ड, फोर्थ रिप्रेजेंटेशन चाहिए और यहाँ पर जो है ना फिर अगला बात इन्होंने यही की, दोनों इस बात पर एग्री हो गए।
कायद-ए-आज़म ने बात कर दी कि भई ठीक है, हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं करेंगे, हम जॉइंट इलेक्टोरेट ही करेंगे। 1927 से 1928 में क्या होता है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार होती है, क्योंकि अब देखें, जो ये दिल्ली प्रपोज़ल था, इसके अंदर मुस्लिम और हिंदू यूनिटी आप लोगों ने देखी, ठीक है? लेकिन यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट के अंदर अब आप लोग क्या देखेंगे, ये आप लोग देखना, ठीक है? यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट के अंदर जॉइंट इलेक्टोरेट हो जाता है। ये कहता है, नेहरू अलग से अपना एक प्रपोज़ल पेश करता है 2-4 दिनों के बाद कि भई हम जॉइंट इलेक्टोरेट करेंगे। ये बात तो ठीक है, ये बात तो पहले भी इसने मान ली थी, ये बात तो ठीक है। लेकिन आगे आप लोग देखें, नो वेटेज, जबकि दिल्ली प्रपोज़ल में इसने एक्सेप्ट किया था कि भई ठीक है, वेटेज सिस्टम होगा। 1/4 रिप्रेजेंटेशन होगी मुसलमानों की, ठीक है? हिंदी जो है आपकी नेशनल लैंग्वेज बना दी जाएगी। सिंध को ठीक है, एक अलग सूबा बना तो दिया जाएगा, लेकिन कोई फ़ाइनेंस नहीं दिया जाएगा उसको, क्योंकि अगर उसको फ़ाइनेंस दिया गया तो लाज़मी-सी बात है, इसके लिए इसमें तो फिर हिंदुओं का ही नुकसान होगा, ठीक है? केपीके और बलूचिस्तान, इनको भी मान लिया कि ठीक है, हम इनको प्रोविंस बना देंगे। लेकिन कायद-ए-आज़म ने ये जब देखा कि उनके जो मास्टर स्ट्रोक था, उसको हिट किया नेहरू ने, ठीक है? ये 3rd-4th रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ये जो आपका वेटेज सिस्टम था, यानी कि माइनॉरिटी जहाँ पर है मुसलमान, वहाँ पर उसकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई जाए। ये चीज़ नहीं मानने के लिए तैयार था वो, लिहाज़ा कायद-ए-आज़म ने कहा कि भई ठीक है, हम अपना एक जो है ना 14 पॉइंट्स की अब आपको लिस्ट पेश कर देते हैं। तो फिर कायद-ए-आज़म ने 15 पॉइंट्स की लिस्ट पेश कर दी, ठीक है? कायद-ए-आज़म के जो 15 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की कि भई फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, यानी कि प्रोविंसेस को एक रेसिड्यूरी किस्म की पावर्स दी जाएँगी, यानी कि कुछ पावर्स ऐसी होंगी जिनको लटका के छोड़ दिया जाएगा, और जब ज़रूरत पड़ेगी तभी डिसाइड किया जाएगा कि उन पावर्स को कौन यूज़ करेगा। तो ये जो यूनिफ़ॉर्मिटी इन्होंने कहा कि भई सूबों की खुद मुख्तारी होगी, तो ये भी इसी में आ जाती है कि सूबों को खुद मुख्तारी दी जाएगी। अच्छा जी, वेटेज सिस्टम का कहा कि भई वेटेज सिस्टम होगा, वेटेज सिस्टम को किसी भी सूरत में नहीं निकालूँगा, और 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होगी सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर। पहली मर्तबा कायद-ए-आज़म क्या कहते हैं कि भई सेपरेट इलेक्टोरेट को मैं मंज़ूर करता हूँ, ठीक है भाई, पहले मैं बहुत एग्री कर रहा था कि भई ठीक है, नहीं जॉइंट इलेक्टोरेट कर लो, लेकिन उसमें काफ़ी लोग कायद-ए-आज़म से नाराज़ भी हुए, लेकिन बहरहाल कायद-ए-आज़म पहली मर्तबा कायद-ए-आज़म को भी ये रियलाइज़ हुआ नेहरू के धोखे के बाद कि भाई अब इनसे जो है ना वो टेढ़ी उँगली से ही घी निकालना पड़ेगा। तो पहली मर्तबा कायद-ए-आज़म ने कहा कि भई अब हम सेपरेट इलेक्टोरेट ही चाहते हैं। बंगाल की, पंजाब की और जो नॉर्थ वेस्ट फेडरल प्रोविंस था आपका, उनकी टेरिटोरियल रिडिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, और ये भी बात की गई कि भई किसी भी किस्म की मुस्लिम मेजॉरिटी को जो है ना वो ख़त्म नहीं किया जाएगा। मतलब इस तरह की टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी कि मुस्लिम मेजॉरिटी पे कोई इम्पैक्ट पड़े। जैसे कि बंगाल में आप लोगों ने देखा था ना कि ये हिंदू जो थे यहाँ पर, उनके कुछ इलाके थे यहाँ पे, वो माइनॉरिटी में आ गए। तो मुसलमानों के अगर यहाँ पर कोई अगर आ रहे हैं माइनॉरिटी में, तो ऐसी बाउंड्री नहीं हो कि यहाँ से आ जाए ना, लाइन जो है ना आपकी, लाइन यहाँ से आएगी आपकी। तो ये बात थी यहाँ पर। मज़हबी आज़ादी दी जाएगी, तमाम लोगों को इजाज़त होगी कि भाई वो किसी भी किस्म के मज़हब को जॉइन कर सकते हैं। प्रोविज़न्स के लिए 3rd-4th ऑफ चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए आपको। ये आप लोगों को मैंने बता दिया कि 75% वाला जो मामला है कि भई 75% यानी कि 3rd-4th मेजॉरिटी से जो है ना कोई भी बिल पास होगा। सिंध जो है ना वो एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया जाएगा, उसको बॉम्बे से अलग कर दिया जाएगा, ठीक है? बलूचिस्तान के अंदर और आपका जो नॉर्थ वेस्ट फेडरल प्रोविंस है, उसके अंदर रिफ़ॉर्म्स किए जाएँगे। मुसलमानों को कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अंदर मुकम्मल जो है ना पार्टिसिपेशन दी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा आपका, वो मुसलमानों के एजुकेशनल, उनकी लैंग्वेज, उनका रिलीजन, उनके पर्सनल लॉज़ हैं, और जो उनका जो इंस्टीट्यूशंस है जितने भी चंदे वगैरह की, उनको हर्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनना चाहिए कि मुसलमानों को कोई हर्ट हो, ठीक है? 1/3 मुस्लिम मिनिस्टर जो होंगे वो कैबिनेट के अंदर होंगे। इसमें सेंट्रल और प्रोविंशियल जो है आपका, वो दोनों किस्म के आ जाएँगे यहाँ पे, ठीक है? और जो आपके जितने भी एमपीएज़ होंगे, जो आपके मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज़ होते हैं, उनकी इजाज़त के बगैर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ना, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया जाएगा। किसी भी किस्म का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इनकी इजाज़त के बगैर नहीं बनाया जाएगा। इनसे ज़रूर जो है ना वो कोई गपशप, कोई जो है ना मुज़ाकरात होंगे, जभी कोई इस तरह का जो है ना वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। फिर आपका साइमन कमीशन आता है। इसका मकसद क्या होता है कि जो इंडियन एक्ट जो 1919 में बना था, उसको रिमूव किया जाए और उसको रिप्लेस किया जाए, ठीक है? तो ये जो कमीशन थी, ये एक बॉडी थी। बॉडी किस चीज़ की थी?
जो स्टैट्यूट बनाते हैं यानी कि कोई कानून बनाते हैं, ऐसी बॉडी जो है वो आपका इसमें जो है ना वो कमीशन ऐसा बनाया जाएगा, ठीक है? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कहते हैं, ठीक है? ये आपका कमीशन बनाया जाएगा। जो चेयरमैन थे इस कमीशन के वो सर जॉन साइमन थे। इसमें अंदर इंडिया को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया था कि भाई इंडिया को इस कमीशन के अंदर नहीं बुलाया था, ठीक है? इंडिया को मतलब जो इनके जो है ना आपस में मीटिंग्स हो रही थी, डिसीजंस हो रहे थे, उसमें इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया था। फिर क्या हुआ, बहुत सारी पार्टीज ने इनका बायकॉट किया। सेपरेट इलेक्टोरेट को जो है ना रिजेक्ट कर दिया गया, कहा कि नहीं भाई अब जॉइंट इलेक्टोरेट ही होगा। और जितने भी प्रोविंसेस हैं उनकी जो है ना टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी कि उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो रीड्रॉ की जाएंगी, ठीक है? नॉर्थ वेस्ट फेडरल प्रोविंस के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स किए जाएंगे, ये बातें भी मान ली इनकी इन्होंने। अलामा इकबाल जो थे उन्होंने इस साइमन कमीशन का बायकॉट किया। और ये भी आप लोग समझ लें कि ये जो आपकी जो साइमन कमीशन थी ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, ठीक है? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं वो 1930 टू 1932 होता है, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है कि वही बातें होती हैं, ठीक है? सेपरेट इलेक्टोरेट, वन थर्ड रिप्रेजेंटेशन, 75% जो आपका वो है मतलब थर्ड फोर्थ मेजोरिटी की जो प्रोविज़न है वो चाहिए, ठीक है? और आपका थर्ड फोर्थ आपकी जो है ना और सूबों को अलग-अलग करना, ये तमाम चीज़ें ही डिस्कस होती रहीं, लेकिन इनका कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं निकला। इलाहाबाद एड्रेस फिर हुआ 1930 में। इसके अंदर अल्लामा इकबाल आए, ये लंदन गए थे और लंदन से उन्होंने अपनी तालीम हासिल की थी, फिर वापस आए थे। इन्होंने कहा कि ईस्ट और वेस्ट की जो मुस्लिम मेजॉरिटी है उसको कंबाइन करना है, ठीक है? अब ये देखें आप लोग, ये मैप जो हमने बनाया हुआ है यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है? तो इन तीनों को कंबाइन करने की बात की अल्लामा इकबाल ने। इन्होंने पहली मर्तबा सेपरेट होमलैंड की तरफ इशारा किया, यानी कि टू नेशन थ्योरी जो थी उसको हाईलाइट किया। और यहाँ पर भी आप लोग टू नेशन थ्योरी को एनालाइज कर सकते हैं, जिस तरह से कायदे आज़म ने किया। टेरिटोरियल जो रीडिस्ट्रीब्यूशन थी वो कर दी गई। और ये टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन चाहते थे, वो यही चाहते थे कि लाज़मी बात है कोई एक इस तरह की जो है ना एक टेरिटरी बना दी जाए और यहाँ पर पाकिस्तान हो जाए और इसको पूरा जो है ना एक अलग मुल्क बना दिया जाए और सारे मुसलमान जो हैं वो यहाँ आ जाएँ फिर। तो हुआ भी फिर ऐसा ही। बाद में सेल्फ गवर्नमेंट का जो इन्होंने बात की थी कि वो फेडरेशन किस्म की होनी चाहिए, यानी कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है? टू नेशन थ्योरी भी यहाँ पर हमने देखी इस इलाहाबाद एड्रेस के अंदर। और आप लोग एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपका आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है जिसके अंदर आपकी टू नेशन थ्योरी आ जाती है और आपकी जो है ना ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, उसके अंदर आप लोग सिलेबस में देखेंगे तो एक टॉपिक लिखा होगा कि इन लाइट ऑफ कायदे आज़म एंड अल्लामा इकबाल व्यू। तो वो जो उनके व्यूज़ हैं उनकी कोटेशंस हैं, वो कोटेशंस अभी तो नहीं है यहाँ पर हमारे पास, इसीलिए हमने जो है ना वो कोटेशंस आप लोगों ने अगर याद करनी है और आप लोग चाहते हैं कि अगर अल्लामा इकबाल के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए जो कि हर तीसरे चौथे साल आ ही जाता है, या कायदे आज़म पे आ जाता है या अल्लामा इकबाल पे आ जाता है, कि उनका जो आइडियोलॉजी का जो उनकी आइडियोलॉजी है इस्लाम से मुतालिक, उसके ऊपर उन्होंने मतलब किस तरह से उनको जो है ना उन्होंने रिप्रेजेंट किया, उनकी बातों में वो कहाँ कहाँ पर जाहिर होता है कि इनकी आइडियोलॉजी टू नेशन थ्योरी की ही है, एक सेपरेट होमलैंड की ही है। तो ये टू नेशन थ्योरी जो है ना जब आप इसको एनालाइज करते हैं तो आप लोगों को ये मिलता है कि एक डायरेक्शन हमें मिली पाकिस्तान बनाने के लिए, क्योंकि सेपरेट होमलैंड की बात की गई थी यहाँ पर। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। फिर 1935 में आपका इंडियन एक्ट बनाया जाता है, एक और इंडियन एक्ट बनाया जाता है। जो 1919 वाला था उसको ख़त्म कर दिया जाता है। इसमें बताया जाता है कि अब हम एक बाई कैमरल स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस। और नॉर्थ वेस्ट फेडरल प्रोविंस और बलूचिस्तान जो है इनको हम प्रोविंस बना देंगे, इनको अलग प्रोविंस बना दिया जाएगा। फेडरल सिस्टम होगा, ठीक है, लेकिन जो उस प्रोविंस का इंचार्ज होगा वो हमेशा आपका गवर्नर जनरल ही होगा, ठीक है? और आपको पता है गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर भी थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके पास इख्तियारात थे। और मतलब हर जगह पर पावर्स अपनी ही रखी ब्रिटिश ने, ठीक है? फिर इलेक्शन होते हैं 1937 में। दो पार्टीज होती हैं आप लोगों को पता है, कांग्रेस होती है और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग होती है। इनका इस वक्त कोई मैनिफेस्टो नहीं होता, ठीक है? लोगों को, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता इस पार्टी का, नई नई ये पार्टी बनी होती है, ठीक है? कोई फंडिंग इनकी नहीं होती, मैन पावर इनके पास नहीं होती, यूनिटी नहीं होती, सबसे बड़ी बात। क्योंकि यूनिटी इसलिए नहीं होती थी क्योंकि आप लोगों ने देखा अलग अलग जगह पर मुस्लिम्स हैं, यहाँ पर मुस्लिम्स हैं, यहाँ पर मुस्लिम्स हैं, दूर दूर हैं काफ़ी, तो इसलिए यूनिटी नहीं थी, ठीक है? तो आपका जो कांग्रेस था वो जॉइंट इलेक्टोरेट चाहता था, पार्टीशन वो नहीं चाहता था।
वो इंडिया के जितने भी मेंबर्स थे जो कि कांग्रेस यानी कि कांग्रेस के अंदर बहुत से मुस्लिम्स भी थे, वो भी यही चाहते थे कि भाई पार्टीशन ना हो। और बहुत सारे लोग, फिर मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा कि वो कौन-कौन से लोग हैं। हिंदी लैंग्वेज जो है ना, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज ये लोग बनाना चाहते थे, ठीक है। अब क्या होता है कि मुसलमान जो थे जितने भी, वो डिवाइड हुए हुए थे। आप लोगों को मैंने बताया 3 अलग-अलग किस्म की टेरिटरीज़ में इनकी आबादी थी। लिहाज़ा इतने मसले मसाइल होने के बाद फिर क्या होता है कि ये हार जाता है। टोटल जो सीट्स होती हैं वो 70-70 होती हैं, और 756 जो सीट्स होती हैं वो कांग्रेस जीत जाती है, जिसके अंदर मुसलमान भी होते हैं और आपका हिंदू भी होते हैं, ठीक है। 490 जो होते हैं वो मुसलमान सीटें जीतते हैं, जिसमें से सिर्फ 106 सीटें जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जीतती है। और वोटर टर्न आउट कितना था? वोटर टर्न आउट क्या होता है कि कितने परसेंट लोग वोट करते हैं, वो जो परसेंटेज थी वो 20% थी, ठीक है। यानी कि बहुत कम लोगों ने, मुसलमानों ने वोट किया। उनको पता ही नहीं था बेचारों को कि भाई कोई नई पार्टी बनी है, या बहुत सारे लोग जो है वो इख्तलाफ भी करते थे इस पार्टी से। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि इलेक्शन जीत गया आपका कांग्रेस 1937 टू 1939। फिर ये 2 साल इनकी हुकूमत चली है। तो कैसे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ को हम देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से मुसलमानों के साथ एक ब्रूटल किस्म का बिहेवियर इख्तियार किया हुआ था। मस्जिदें इन्होंने जलाई थी काफ़ी सारी, और जो आपकी हिंदी थी उसको नेशनल लैंग्वेज बना दिया था। नेशनल फ्लैग जो था वो तिरंगा बना दिया था। तिरंगा क्या होता है? जैसे कि हिंदुस्तान का मैप आप लोगों ने देखा होगा, वो 3 कलर्स का होता है, तो इसी को हम तिरंगा कहते हैं। अच्छा, काऊ स्लॉटर को बैन कर दिया गया, और मुसलमानों को उनको हैरेस किया गया उनकी इबादतों के दौरान, क्योंकि जब भी वो इबादत करते थे, अब इबादत में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, नमाज़, आपका रोज़ा, ठीक है? और इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट इबादत जो है वो, जो आपकी बड़ी ईद होती है, उसके ऊपर आप क्या करते हो? कुर्बानी करते हो, ठीक है? अब काऊ स्लॉटर इन्होंने बैन कर दिया था, लिहाज़ा क्या था कि इस तरह से मुसलमानों की इबादतों के बीच में इन लोगों ने काफ़ी उनको तंग करके रखा हुआ था। उसके अलावा इन्होंने अज़ान देना भी बैन कर दिया था कि भई अज़ान भी आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है? नेशनल एंथम भी जो है ना इन्होंने बैन कर दिया था, और आप लोगों ने देखा कि जो आपका वंदे मातरम, ये जो वंदे मातरम था, ये इन्होंने जो है ना, जो तराना था, यानी कि एंथम था, नेशनल एंथम, वो इन्होंने रख दिया। ठीक हो गया? उसके अलावा और इन्होंने क्या काम किया यहाँ पर, फिर मुसलमानों की जो है ना इकोनॉमिक आइसोलेशन कर दी, पॉलिटिकल आइसोलेशन की, काफ़ी ज़्यादा उनको तंग किया। उनको जो है ना उनके खिलाफ कानून बनाने लगे। इसके अंदर क्या था, जो 2 मशहूर चीज़ें थी, वो एक तो आपका जो वर्धा स्कीम था वो थी, ठीक है? हिंदू जो थे उनके जो गॉड्स थे, वो उनको प्रमोट करते थे, ठीक है? और फ़ोर्सफुल कन्वर्जन्स होती थीं। गांधी भी था इनके अंदर। एक विद्या मंदिर था हिंदुओं का, जिसको जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते थे, स्कूल बनाया हुआ था उसको इन्होंने। और एंथम यहाँ पर वंदे मातरम इन्होंने किया, ये विद्या मंदिर वालों ने। ये 27 मंथ्स की इनकी जो गवर्नमेंट थी वो रही है यहाँ पर। तो ये एक्सट्रीम किस्म की नेशनलिज्म हमने यहाँ पर देखी। इसको अगर हम फैशिज़्म कहें, तो ये यही चीज़ है, ठीक है? ये फैशिज़्म, यही मैं इसी को फैशिज़्म कहता हूँ। फिर क्या होता है 1939 में डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया जाता है। डे ऑफ डिलीवरेंस क्या होता है कि इसको हम कहते हैं उर्दू में यौम-ए-निजात। तो ये यौम-ए-निजात कैसे मनाया जाता है कि कांग्रेस जो होता है आपका, वो रिज़ाइन कर देता है। क्यों? क्योंकि 2 किस्म की रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं। वो रिपोर्ट्स, एक तो पीर-पू रिपोर्ट होती है और एक शरीफ रिपोर्ट होती है। ये दोनों जो रिपोर्ट्स होती हैं, इनमें यही बात लिखी होती है कि किस तरह से हिंदुओं ने मुसलमानों के खिलाफ ऑपरेशन किया, कांग्रेस के अंदर इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, मुसलमानों के खिलाफ लॉ मेकिंग की इन्होंने, तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर आपका लाहौर रेज़ोल्यूशन आपका आता है 1940 के अंदर। तो इसमें पहली मर्तबा कायदे-आज़म ने पाकिस्तान के बारे में बात की, यानी कि ठीक है, पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन ये बात उन्होंने कर दी कि भाई एक अलग हमारे पास, एक अलग हो सेपरेट जो है ना होमलैंड हमारे पास होगा। मुसलमानों ने ये रियलाइज़ कर दिया था कि हिंदूज़ हमारे लिए काफ़ी ब्रूटल साबित हो रहे हैं, क्योंकि जब उनकी हुकूमत आई तो उनको आज़मा लिया उन्होंने, ठीक है? अब क्या होता है आपका, यहाँ पर कायदे-आज़म साफ-साफ ये कह देते हैं कि भई हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हमें एक अलग एक सेपरेट होमलैंड हमें चाहिए, और वो सेपरेट होमलैंड जो होगी, वो उसके अंदर फेडरलिज़्म का सिस्टम होगा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, माइनॉरिटीज़ का कोटा होगा, माइनॉरिटीज़ की राइट्स होंगे, और मुस्लिम लीग जो है उसको एक नई डायरेक्शन मिल जाती है, और इसी को हम पाकिस्तान रेज़ोल्यूशन भी कहते हैं, इस लाहौर रेज़ोल्यूशन को। तो यहाँ पर भी आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी कि यहाँ पर भी आपको टू नेशन थ्योरी जो है, वो आपको साफ नज़र आ रही है, ठीक है? फिर आपने देखा 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 जो थी, फिर आपका क्या होता है कि 1940 में कांग्रेस जो है वो इंडिपेंडेंस क्लेम करता है,
कहता है कि भाई हमें इंडिपेंडेंस दे दी जाए, ठीक है? और ये बात वो करता है कि भाई ठीक है, हम जो है ना इंडिपेंडेंस हमें दे दो, यानी कि इस इंडिपेंडेंस को हम कहते हैं सोवरेनिटी, ठीक है? यानी कि आपको अपने मुल्क में लॉ मेकिंग का इख्तियार हो, अपनी चीज़ों के ऊपर आपको खुद इख्तियार हो। लेकिन फिर भी क्या फ़ायदा था कि ऊपर तो आपके ब्रिटिश बाबा ही बैठा हुआ था, ठीक है? तो इन्होंने कहा ठीक है, हम कानून को वायलेट नहीं करेंगे, लेकिन हमें इंडिपेंडेंस दे दिया जाए, ठीक है? ब्रिटिश को भी ये ख़्याल हुआ ठीक है कि भाई इनके जो है ना राइट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है? वो भी काफ़ी लिबरल बन रहे थे, उनके अंदर भी लिबरलिज़्म के जो आइडियाज़ थे वो उस वक़्त ब्रिटिश के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मज़बूती पकड़ रहे थे। इसी वजह से फिर 1942 के अंदर क्या होता है, आपका जो क्रिप्स मिशन है वो होता है। इसके अंदर आपका जो स्टैफर्ड किप्स थे वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है? और यहाँ पर आप लोगों को पता है यहाँ पर पॉलिटिकल टेंशन्स होती हैं इस इलाके के अंदर, यहाँ पर यानी कि इंडिया के अंदर। ये 1942 का जो एरा है इसमें आपका पॉलिटिकल टेंशन्स होती हैं। तो क्या होता है कि ये लोग कहते हैं कि ठीक है, हम एक दोबारा से एक नया एक जनरल इलेक्शन हम कंडक्ट करेंगे, ठीक है? और इसमें कहा कि भई हम इंडिया को क्या करेंगे, हम इंडिया को डोमिनियन एक स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि भई ठीक है, वो जो सोवरेनिटी आप माँग रहे थे, आप इंटरनल इंडिपेंडेंस आप माँग रहे थे, वो हम आपको देते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि यहाँ पर इन्होंने जो है ना एक गवर्नर बिठाया हुआ था। अब क्या है कि ठीक है, जो इंग्लैंड का बंदा होगा यानी कि जो वाइसरॉय होगा, वो डिफेंस भी वही सँभालेगा, लेकिन इंडिया को बाकी की तमाम के तमाम राइट्स जो हैं वो दे दिए जाएँगे, ठीक है? जो सोवरेनिटी वो माँग रहा है, इंटरनल जो राइट्स हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट ये वो तमाशे वो तमाम चीज़ें उनकी मान ली जाएँगी। बस खाली क्या होगा, डिफेंस जो है वो आपका जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास होगा। तो ये बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी इंडिया ने और मुस्लिम्स ने, जो इंडिया के मुस्लिम्स थे और हिंदूज़ जितने भी थे, दोनों ने इस बात को डिनाई कर दिया। कहा नहीं भई, सीधी-सी बात है, हमें अलहदगी ही चाहिए, ठीक है? और यहाँ पर जो हमने डिफेंस की बात की, यहाँ पर एक चीज़ जो मैं भूल रहा था, वो थी आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी। जो आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी होगी, वो भी आपकी ब्रिटिश ही तय करेगा, ठीक है? लेकिन इंडिया ने डिनाई कर दिया, मुसलमानों ने भी डिनाई कर दिया, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान का के बारे में, एक सेपरेट होमलैंड के बारे में कोई भी मेंशनिंग नहीं थी, ठीक है ना? इसी वजह से मुसलमानों ने इसको डिनाई कर दिया, क्योंकि मुसलमान तो वैसे ही इंडिया से ही तंग आ गए, वो हिंदुओं से ही तंग आ गए थे, ठीक है? अब 1942 में क्या होता है, एक इंडियन मूवमेंट होती है, जिसके लीडर होते हैं आपके गांधी, ठीक है? तो ये इंडियन मूवमेंट और फिर पाकिस्तान मूवमेंट जो होती है आपकी, वो इकट्ठे होते हैं, एक प्लेटफ़ॉर्म पे आते हैं। 1944 में गांधी इंडियन मूवमेंट से और जिन्ना आपका पाकिस्तान मूवमेंट से आपका जो है ना वो मिलते हैं और एक बात करते हैं, कुछ मुज़ाकरात करते हैं, ठीक है? गांधी ने कहा ठीक है, पहली हमारी प्रायोरिटी, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी, वो क्या होनी चाहिए, वो हमारी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। यानी कि ये लोग यहाँ से बिल्कुल ही निकल जाएं, कंप्लीट विड्रॉल होना चाहिए ब्रिटिश का। बाद में सब्सिक्वेंटली हम पार्टीशन को भी देख लेंगे कि भाई पार्टीशन करना है या नहीं करना है, वो बाद में देखा जाएगा। प्लेबिसाइड्स होंगे, फिर लोगों को ये बता दिया जाएगा कि जिसने पाकिस्तान की तरफ जाना है वो पाकिस्तान की तरफ चला जाए और जिसने इंडिया के साथ जाना है वो इंडिया के साथ चला जाए। ठीक हो गया आपका? जो डिफेंस का और कम्युनिकेशन का आपका जो डिपार्टमेंट होगा, वो ये दोनों मिल के जो है ना सँभालेंगे। बाद में अगर बँटवारा हो गया तो डिफेंस यानी कि फ़ौजी और जो आपके कम्युनिकेशन के जितने भी सामान हैं उनको इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा रेशोज़ के हिसाब से। तो इस पर फिर काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ हुई, ठीक है? मुस्लिम्स बहुत सारे ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि भाई ये पार्टीशन हो, ठीक है? जिसमें आपको पता है, मैंने अब्दुल कलाम आज़ाद की आपको मिसाल दी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी की आपको मिसाल दी, ये बहुत बड़े-बड़े लीडर्स थे, ठीक है? तो ये बात आप लोग याद रखें कि कुछ वो थी, ठीक है? अब क्या था कि जो ये प्लेबिसाइड था, इसके ऊपर भी कुछ थोड़ा-सा डिसेंट जो है ना वो उभर गया कि भई नहीं, ये प्लेबिसाइड जो है वो ये सही सही चीज़ नहीं है कि भई सिर्फ़ क्योंकि इस प्लेबिसाइड के अंदर ये बात हुई थी कि सिर्फ़ मुसलमान वोट करेंगे या सिर्फ़ हिंदूज़ वोट करेंगे। तो इसके ऊपर दोनों की अपनी-अपनी राय थी। कुछ कह रहे थे कि भाई दोनों वोट करेंगे, हिंदू और मुस्लिम दोनों वोट करेंगे, लेकिन कुछ कह रहे थे नहीं भाई, कोई एक ही फरीक वोटिंग करेगा, ठीक है? तो ये बात आप लोगों ने देख ली। फिर 1945 के इलेक्शंस होते हैं। इसमें क्या होता है, वही सेम पार्टीज़ होती हैं, आपकी कांग्रेस होती है और आपकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग होती है, ठीक है?
मुस्लिम लीग के पास एक क्लियर मैंडेट होती है, एक सेपरेट होमलैंड का इनके पास एक क्लियर मैंडेट होती है। मतलब अपनी आइडियोलॉजी जो होती है इनकी वो क्लियर होती है इनको, कि अब हमें जो है ना एक सेपरेट होमलैंड के लिए बात करनी है। इसी टू नेशन थ्योरी के ऊपर हमें कैंपेन्स करनी है। इनके पास अब बहुत सारे सपोर्टर्स भी थे, वर्कर्स भी थे। दारुल उलूम देवबंद और नदवतुल उलमा के जो लीडर्स थे, जिनमें अशरफ अली थानवी, शिबली नोमानी वगैरह से लोग थे, उन्होंने इनको सपोर्ट किया। कहा कि भाई ठीक है, हम अब आपको सपोर्ट करते हैं। आपने पहले देखा था जब पिछला इलेक्शन हुआ था, तो उस वक्त जितने भी स्कॉलर्स थे आपके, उन्होंने इनको जो है ना वो सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, स्टूडेंट्स जो थे बहुत सारे अलीगढ़ के और दारुल उलूम के, ठीक है, और जो है ना आपका नदवा के, ये तमाम जो है ना स्टूडेंट्स भी यहाँ से आ गए थे। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि अब जो आपका मुस्लिम लीग थी, उसके पास बहुत ज़्यादा जो है ना वो सपोर्ट था, पावर थी, बहुत कुछ था। ठीक है, अब क्या होता है कि बहुत सारी जो पब्लिक डोनेशंस भी होती हैं, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा पब्लिक डोनेशंस भी दी जाती हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर्स के अंदर भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुसलमानों के न्यूज़पेपर्स जो है ना वो छपने लगते हैं, और अपनी पार्टी को इस तरह से वो एडवर्टाइज़ करते हैं। काफ़ी मतलब अच्छा किस्म का उन्होंने सिस्टम बनाया। आप सीख गए ना, एक दफ़ा जो हारे उससे लोग सीख गए। ठीक है, पब्लिक डोनेशंस भी बहुत सारी इनको मिली। लेकिन जो कांग्रेस की, आपको पता है, जो आपकी कांग्रेस की जो आइडियोलॉजीज़ थी, यानी कि इसके अंदर ज़्यादातर हिंदू लोग थे, तो वो क्या करते थे, वो ये चाहते थे कि भाई पार्टीशन ना हो। तो अब क्या हुआ, मुस्लिम लीग को जो मुसलमान थे जितने भी, उनमें 86.6 मुस्लिम्स ने मुस्लिम लीग को वोट किया। ठीक है, और जो हिंदूज थे बहुत सारे, 97% हिंदूज ने कांग्रेस को वोट किया। तो अब आप लोगों ने देखा ये इलेक्शन तो जो था वो, चलें ठीक है कांग्रेस जीत गया, लेकिन जितनी भी ज़्यादा मुसलमानों की सीटें थी वो सारी की सारी जो इस दफ़ा था आपका मुस्लिम लीग था वो जीत गया। लिहाजा इसके पास, ठीक है गवर्नमेंट तो नहीं आई, लेकिन एक बहुत बड़ी पावर इसके पास आई, जिसको हम कहते हैं निगोशिएटिंग पावर। ठीक है, यानी कि अपनी, अब इसके पास इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन, इतनी बड़ी मतलब सपोर्ट था, इतनी बड़ी पब्लिक थी इसके साथ, कि अब अगर ये अपनी डिमांड्स रखता तो उनको फिर इनकार करना ज़्यादा आसान काम नहीं था। तो अब हम बात करते हैं 3 जून प्लान के बारे में। इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश के अंदर से जो माउंट बैटन थे वो यहाँ आए, और क्या हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है, मैं जो आपका इंडिया है उसको आप बिल्कुल उसका जो है ना डिवाइड कर सकते हो, और आप इंडिया और पाकिस्तान बना सकते हो, दोनों को सोवरेंटी भी मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है। आपका अल्लाह भला करे, दोनों अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकेंगे। ठीक हो गया। तो और यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हुई थी, और आपका यही हुआ था कि जो डिफेंस होगा आपका, और आपका जो कम्युनिकेशन होगा, वो ब्रिटिश ही देखेगा। ठीक है, वो ब्रिटिश के कंट्रोल में होगा, कॉन्स्टिट्यूशन इनका अपना-अपना होगा। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हुई। अच्छा जी, उसके अलावा आपका एक और चीज़ यहाँ पर डाली गई, नो एक्सेशन क्लॉज़। नो एक्सेशन क्लॉज़ क्या था? वो ये था कि भाई एक आप जो है ना 16 इयर्स के लिए आप जो है ना एक शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बना सकते हो, पाकिस्तान एक बना सकते हो 16 इयर्स के लिए। 16 इयर्स के बाद आपके पास ये मौका है कि आप जो है वो रिवर्ट कर सको, यानी कि दोबारा आप मर्ज कर सको अपने आप को। ठीक है? तो आइडिया ऑफ पाकिस्तान जो था वो एक्सेप्ट कर लिया ब्रिटिश ने। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पर। तो ये आइडिया उनका एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, नेहरू ने, आप लोगों को पता है, नेहरू ने इसको रिजेक्ट कर दिया। नेहरू ने कहा मैं नहीं मानता, नेहरू ने काफ़ी अपोजिशन की, लेकिन उसकी इस बात को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवा दी गई। फिर कायदे आज़म ने ये बात की कि भाई अब हमारा जो है वो एक डायरेक्ट एक्शन डे है, हमने जो है ना डायरेक्ट एक्शन लेना है, कलेक्टिव प्रोटेस्ट करने हैं, बहुत ज़्यादा कलेक्टिव प्रोटेस्ट करने हैं। तो ये कलेक्टिव प्रोटेस्ट भी फिर इसी आपका जो है ना इसी, और जो है ना ब्रिटिश को यहाँ से बिल्कुल जो है ना विड्रॉ करवा देना है, ब्रिटिश को यहाँ से बिल्कुल जो है ना वो निकाल देना है। और आप लोगों को एक बात और यहाँ पर पता ही होगी कि आप लोगों को पता है कि उस वक्त वर्ल्ड वॉर टू अभी अभी ख़त्म हुई थी, 1945 में वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुई थी। लिहाजा उसमें आप लोगों को पता है ब्रिटिश को काफ़ी मार भी पड़ी थी, ब्रिटिश जो है ना वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था इकोनॉमिकली, और जो है ना मैन पावर भी उसका काफ़ी लूज़ हुआ था। लिहाजा ब्रिटिश के ऊपर जो है ना वो इंडिया का एक प्रेशर पड़ रहा था कि भाई आप यहाँ से कंप्लीट विथड्रॉ करो, हम आपकी कोई भी बात नहीं मानेंगे। मतलब ये बात हम आपकी नहीं मानेंगे कि डिफेंस भी आपका और कम्युनिकेशन भी आपका, फॉरेन पॉलिसी भी आपकी, बाकी चीज़ें हमारी, ये बातें नहीं चलेंगी भाई। हमने क्या करना है, हमें जो है ना बिल्कुल एक सेपरेट होमलैंड चाहिए और कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। लिहाजा ये जो प्रेशर था
वो ब्रिटिश इस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाया। ब्रिटिश को जो है ना वो काफ़ी वो हुआ, फिर फाइनली क्या होता है कि आपका यहाँ से आपका ब्रिटिश का विथड्रॉल हो जाता है। तो ये आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो है ना 17 अगस्त 1947 को फिर जो है ना वो 14 अगस्त 1947 को जो है ना वो पाकिस्तान एक जो है ना अलग कंट्री बन जाता है, ठीक है? और आपका साथ-साथ जो आपके 2 इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, आपका एक तो रेडक्लिफ होता है और माउंटबेटन जो होता है, वो यहाँ से उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम यहाँ से निकल जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर उन्होंने डाल दिया हमारे ऊपर, तो ब्रिटिश यहाँ से फिर अपने जो बोरियाँ बिस्तरे हैं, वो बाँध कर यहाँ से निकलता है। बिल्कुल एक आपका जो है ना एक एब्रप्ट पार्टीशन होता है और कैज़ुअलिटीज़ बहुत सारी होती हैं। लेकिन आप लोग एक बात समझ लें कि हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म हो गया है, क्योंकि 19 जो आपका 1947 14 अगस्त तक हमने बात करनी थी, ये ख़त्म हो गया है। अब जो बाकी चीज़ें हैं हमारी, वो पाकिस्तान जब बना उसके बाद की बातें हैं। क्योंकि पाकिस्तान आप लोगों को पता है जब बन गया, उसके बाद हमारे पास जो इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान है, ये फिर हमने जो है ना वो डिस्कस करनी होगी। हमारे पास जो है ना प्री पार्टीशन का एरिया हमारा कंप्लीट हो गया है और पोस्ट पार्टीशन जो है वो अब हमारा रहता है। उसके अंदर हम फिर इंशाअल्लाह ताला कल जब अगला लेक्चर बनाएँगे, तो उसके अंदर ही उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक हो गया? तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर अगली क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।